नमस्कार दोस्तों। जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। ये मूवी हमारे घर में बुजुर्गों का क्या महत्व है यही सिखाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1। ये साउथ सिनेमा की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसे पहले OTT पर रिलीज़ किया गया, लेकिन लोगों के कहने के बाद सिनेमा घर में रिलीज़ किया गया और वहाँ भी ये सुपरहिट साबित हुई। फिल्म शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस समय हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से जिसमें मंगल नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है। मंगल बहुत ही हंसमुख आदमी है। वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है। वह गांव में हर किसी को अच्छे ढंग से बुलाता है और हर किसी से हंसी मजाक करता था, इसीलिए उसकी बात का कोई भी बुरा नहीं मानता था। ये लोगों के साथ उसी तरह से घुल मिल कर रहता था जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया आने से पहले लोग रहते थे। हम देखते हैं कि वह हर रोज़ अपने खेत पर जाते वक्त एक थैले को साथ लेकर जाता है, फिर मुस्कुराते हुए अपने थैले को पेड़ पर लटका देता है और खेत का सारा काम खत्म करके वापस जाते समय उस थैले को घर वापस ले जाता है। अब अगली सुबह मंगल गांव के एक दर्जी के पास जाता है क्योंकि मंगल के पोते साई की शादी कुछ दिनों में है। वो अपने लिए कपड़ों का माप देने गया था, तभी वहाँ टेलर की बीवी टेलर के लिए चाय लेकर आती है। मंगल उसके हाथ से चाय छीन लेता है और साइड में बैठकर पीने लगता है। तभी वहां से एक औरत जा रही थी। मंगल चाय पीता पीता उस औरत से बात करने लगता है। तभी टेलर मन ही मन सोचता है, ये बुड्ढा हर किसी से पंगा लेता रहता है और सारा दिन बोलता रहता है, पता नहीं भगवान कब इसको अपने पास बुलाएगा। तभी हम मंगल के पोते साई को देखते हैं। इसने एक शंकर नाम के आदमी से 10 लाख रुपए लेकर कई सारे बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन वह जो भी काम शुरू करता सब फेल हो जाता। फिलहाल अब वो एक छोटा सा मेडिकल चला रहा था। तभी वहाँ शंकर आ जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन साई बोलता है, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। दरअसल साई मंगल के बड़े बेटे का लड़का है। मंगल के 2 बेटे हैं, एक बेटी भी। शंकर के जाने के बाद उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर पैसे कैसे वापस करोगे, तो साई कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने पहले से ही प्लान बना रखा है। मैंने ये मेडिकल सेंटर इसलिए खोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, और अब जहाँ मेरी शादी हो रही है वहाँ मुझे दहेज में 15 लाख रुपए मिलेंगे और शादी के 2 दिन बाद ही मैं इसको पैसे दे दूंगा और बाकी के पैसों से अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब दोनों दोस्त भी बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन तभी गांव का एक आदमी साई के पास आकर कहता है कि जल्दी चलो साई, तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया। अब ये सुनते ही साई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए नहीं कि दादाजी नहीं रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसकी शादी को डिले करना पड़ेगा। मन ही मन साई अपने दादा को कोसने लगता है कि बुढ़ा 2 दिन बाद मर जाता तो क्या बिगड़ जाता। इसी तरह वह गुस्से में अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचता है। घर जाकर वो देखता है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। पूरा गांव इस वक्त इमोशनल होता है, लेकिन साई की आंखों में आंसू नहीं होते। वह तो मन ही मन दादा को गालियां दे रहा था कि मेरी जिंदगी खराब करके खुद इस दुनिया से चला गया। तभी वहां पर मंगल की बेटी लक्ष्मी अपने पति नारायण और संध्या के साथ पहुंचती है। अपने पिता की लाश देखकर रोने लगती है और संध्या लक्ष्मी को संभालती है। यहाँ हम देखते हैं कि साई के पिता और नारायण के बीच कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों जीजा साले आपस में कभी भी एक बात से सहमत नहीं होते। पूरा परिवार भी इस बात को जानता है। तभी नारायण गांव के बुजुर्गों से पूछता है, अंतिम क्रिया में कितना समय लगेगा? तो एक आदमी कहता है, मंगल का छोटा बेटा इस समय सूरत में है, वो कल तक आएगा, इसलिए कल ही अंतिम क्रिया की जाएगी। थोड़ी देर बाद उस लड़की का परिवार आता है जिसका रिश्ता साई के साथ हुआ था। अब साई अपनी जिम्मेवारियां भूलकर उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है। इस बात का ख्याल रखता है कि उसके ससुराल वालों को कोई दिक्कत ना हो जाए। ये देखकर संध्या सोचती है कि साई कितना घटिया लड़का है। इसके दादाजी यहाँ मरे पड़े हैं और ये अपने मंगेतर के आगे पीछे घूम रहा है। अब दूसरे दिन साई के चाचा के आते ही मंगल को अंतिम क्रिया के लिए लेकर जाया जाता है। पूरा गांव उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होता है और सभी फूट फूट कर रोते हैं। इसी बीच हमें वही दर्जी दिखाया जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मेरे श्राप की वजह से तो ये बुढ़ा नहीं मर गया। अगर गांव वालों को पता चल गया तो मुझे मार ही डालेंगे, और वह डर कर वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन साई के ससुराल वाले फिर से उसके घर आते हैं और साई फिर से अपने मंगेतर की सेवा में लग जाता है।
ये सब देखकर एक औरत से चुप नहीं बैठा जाता और वह कहती है, साई, मैं तुझे कल से देख रही हूँ, कल से इस लड़की के पीछे घूम रहा है। क्या तूने और किसी रिश्तेदार से बात की या किसी को वक्त दिया? और जिस लड़की के आने से पहले ही तेरे दादाजी खत्म हो गए, जब ये घर में आएगी तो पता नहीं क्या क्या होगा। ये सुनकर उस लड़की के घर वाले औरत को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और देखते ही देखते साई की फैमिली और उस लड़की की फैमिली में बहस होने लगती है। झगड़े की वजह से दोनों परिवार इस शादी को कैंसिल कर देते हैं और ये देखकर साई के तोते उड़ जाते हैं। वह सोचने लगता है, अब शंकर को पैसे कैसे देगा? ये बुड्ढा जाते जाते मेरी जिंदगी को नरक बना गया। इस तरह कोसते कोसते साई वहां से चला जाता है। अगले दिन नारायण अपनी बीवी लक्ष्मी और बेटी संध्या से घर वापस चलने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ गांव का एक बुजुर्ग कहता है, सुनो नारायण, बेटा तुम मंगल के दामाद हो, इसीलिए इस गांव के भी दामाद हुई। मैं जानता हूँ कि सूरज के साथ तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन लक्ष्मी इस गांव की बेटी है और इस नाते उसका 11 दिन यहाँ रुकना जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो और अपने परिवार के साथ तुम यही रुक जाओ। नारायण एक समझदार आदमी था। भले ही अपनी बीवी के भाइयों को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह रिश्ते की कदर करना जानता था, इसीलिए वो मान जाता है। अब अगले दिन साई का पिता सूरज साई से कहता है कि दादाजी के कमरे में जाकर उनका कोई फोटो ले आओ, उसकी तस्वीर बनवानी पड़ेगी। साई अपने दादाजी के कमरे में जाता है और फोटो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ संध्या आकर पूछती है, मैं फ़ोन का चार्जर नहीं लाई, क्या घर में किसी का चार्जर है? साई पहले से ही गुस्से में था, इसीलिए वह उल्टा जवाब देते हुए कहता है, इस घर में कोई चार्जर नहीं है और एक दिन फ़ोन पर बात नहीं करोगी तो मर नहीं जाओगी। साई के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर संध्या को बेहद बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी साई को बुलाती है और कहती है कि बेटा, तुम संध्या के साथ हमारे घर चले जाओ और हमारे कपड़े ले आओ, क्योंकि हम यहाँ इतने दिन रुकने के हिसाब से कपड़े नहीं लाए थे। अब साई का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह संध्या को अपनी बाइक पर उसके गांव ले जाता है। गांव पहुंचते ही साई दंग रह जाता है। वो देखता है नारायण उस गांव का सबसे अमीर आदमी है। उसका घर किसी महल से कम नहीं है और तो और उसने अपनी बेटी संध्या के नाम से कई सारे बिजनेस भी खोल रखे थे। ये सब देखते अब अचानक साई का मन संध्या के लिए बदल जाता है। मन ही मन वो सोच लेता है अब वह शादी करेगा तो संध्या से ही करेगा, जिसके कारण शंकर का मामला भी निपट जाएगा और उसकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि साई तो असल में संध्या के मामा का लड़का है, तो वह उससे शादी कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों, दक्षिण भारत में मामा के लड़के या लड़की से शादी करने का रिवाज है। अब जैसे ही संध्या अपने घर से कपड़े लेकर बाहर आती है तो साई उसका सामान उठाने में मदद करता है और हंस के बातें करने लगता है। ये सब देखकर संध्या हैरान हो जाती है कि अचानक से साई इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। खैर, अब ये दोनों वापस आ जाते हैं, पर तभी शंकर और उसके आदमी साई को पकड़ लेते हैं। संध्या इतनी देर में अंदर चली जाती है, जिसके बाद साई शंकर से कहता है, मुझे कुछ और वक्त चाहिए, मेरे दादाजी मर गए हैं, मेरी शादी भी टूट गई है। शंकर मंगल के बारे में सोचकर उसे थोड़ा और वक्त दे देता है, क्योंकि वह साई के दादाजी की बहुत इज्जत करता था। अब रात को जब सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो साई नारायण से अच्छे से बात करने लगता है और उनको इम्प्रेस करने लगता है। लेकिन तभी साई के पिता सूरज और नारायण में बहस छिड़ जाती है। दरअसल गांव में किसी बुजुर्ग की मौत के बाद तीसरे दिन सभी को दावत दी जाती है। इसी बात पर नारायण सभी से कहता है, देखो, मेरे ससुर के 2 बेटे हैं, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं कि ये पूरे गांव को दावत दे सके। ये सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है। वो साई से कहता है, साई जाओ और सुबह तक 4 बकरे लेकर आओ, मैं कल पूरे गांव को दावत पर बुलाऊंगा। ये सुनकर साई और परेशान हो जाता है कि एक तो मैं पहले से ही कर्जे में हूँ और ऊपर से पिताजी ने ये डिमांड रख दी। पर यह घर की इज्जत की बात थी और साथ में खुद को नारायण के सामने साबित भी करना था। इसीलिए वह पूरी रात फ़ोन पर लगा रहता है और अपने दोस्तों से उधार लेकर सुबह तक 4 बकरों का इंतज़ाम कर लेता है। रात को जब वो लोगों से उधार मांग रहा था तो संध्या अचानक उठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर साई इतनी रात को परेशान होकर किससे बात कर रहा है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं पूछती और फिर से सो जाती है। अब सुबह सभी गांव वाले दावत में आते हैं और जब पिंडदान का समय आता है तो सभी लोग मिलकर मंगल के लिए दुआ करते हैं और खेत में उसके नाम का खाना रखकर कौवे का इंतजार करने लगते हैं ताकि वह आकर खाना खाएं और मंगल की आत्मा को शांति मिल सके। काफ़ी देर हो जाती है और कोई कौवा नहीं आता। फिर जैसे तैसे थोड़ी देर बाद एक कौवा आता है,
पर वो उस खाने को देखकर बिना खाए वहां से चला जाता है। ये देखकर नारायण अब फिर से सूरज को चिढ़ाता है। नारायण कहता है, जीते जी अपने बाप को पूछा नहीं, अब उनके लिए 4 बकरे कटवाने का क्या फायदा। सूरज को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। इसके बाद परिवार के साथ साथ सभी गांव वाले खेत से वापस आकर उस दावत को खाते हैं। खाने के बाद फिर से नारायण और सूरज की बहस शुरू हो जाती है। बहस के बीच नारायण को गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी और संध्या को घर वापस चलने के लिए कहता है। तब सूरज सभी से कहता है, देखो ये कितने बड़े आदमी हैं। दामाद का तो फर्ज होता है कि वो अपने ससुर के मरने के 5वें दिन सबको खाना खिलाए, और ये तो खुद ही अपना पेट भर के यहाँ से भाग रहे हैं। इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, खाली पैसे होने से कोई बड़े दिल वाला नहीं बन जाता। नारायण इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस गांव के साथ साथ पड़ोस वाले गांव को भी दावत पर बुलाऊंगा। तुमने तो 4 ही बकरे मंगवाए थे ना, मैं 10 बकरे मंगवाऊंगा और अपने ससुर जी का पिंडदान करूंगा। अब इस झगड़े से साई बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह सबको पास लाने की कोशिश कर रहा था और सब एक दूसरे से दूर होते जा रही थी। उधर गांव में ये खबर फैल जाती है कि कौवे ने पिंडदान वाली प्लेट से खाना नहीं खाया। इसका मतलब मंगल अपने बच्चों से खुश नहीं है। अब उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। पूरा गांव ये बातें करने लगता है। उधर साई और संध्या के बीच रिश्ता थोड़ा अच्छा हो गया था, पर संध्या सही सोच रही थी। साई के बर्ताव में इतना फर्क कैसे आ गया और वो उसका उतना ख्याल क्यों रख रहा है। अब 5वें दिन नारायण सभी को दावत पर बुलाता है, जिसके बाद सभी पहले मंगल की मनपसंद चीजों को लेकर खेत में पिंडदान करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार भी कौवा आता है, थोड़ी देर बैठता है और फिर इधर उधर घूमकर वहां से चला जाता है। ये देखकर इस बार सूरज नारायण की टांग खींचने लगता है। वो कहता है, कभी अपने ससुर का हालचाल नहीं पूछा, उनसे कभी बैठकर बात नहीं की, तो मरने के बाद 10 बकरे कटवाने का क्या फायदा। ये सुनकर अब नारायण का दिमाग खराब हो जाता है और वह लक्ष्मी और संध्या को लेकर वहां से अपने घर वापस चला जाता है, जिसे देखकर साई का दिमाग परेशान हो जाता है। शाम को वह अपने दादा के दोस्त के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसके पिता और नारायण के बीच ऐसा क्या है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो वह काका बताते हैं कि पहले सभी लोग आपस में मिलकर रहते थे। नारायण भी हर त्योहार पर लक्ष्मी को लेकर घर आया करता था। इसी बीच लक्ष्मी माँ बनने वाली थी, तो मंगल ने सभी से कहा कि अगर लक्ष्मी को लड़की होती है तो बड़ी होने पर उसकी शादी साई से करवा देंगे। उसी दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था, तो अचानक मंगल के घर उस गांव का मुखिया आता है। उसे देखकर मंगल उठकर बाहर चला जाता है और साथ में दोनों बेटे भी बाहर चले जाते हैं। जब उन्हें बाहर काफी देर हो जाती है तो नारायण को बुरा लगता है कि मैं इस घर का दामाद हूँ और ये सब मुझे अकेला खाने पर छोड़कर चले गए। फिर लक्ष्मी बाहर आती है और अपने भाइयों से कहती है कि तुम्हारे जीजा जी खाने को बीच में छोड़कर कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी अंदर आ जाओ। इस पर सूरज कहता है, तुमको दिखता नहीं मुखिया जी आए हैं, उनसे कहो कि हम थोड़ी देर में आएंगे। इसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो नारायण उन पर गुस्सा होने लगता है कि आप लोगों को रिश्तों की कदर ही नहीं है, मैं अब इस घर में नहीं रुकने वाला। सूरज भी उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। उस दिन के बाद नारायण 20 साल बाद ही लक्ष्मी को लेकर मंगल के मरने पर घर आया था। ये सब सुनकर साई अब सोचने लगता है कि किस तरह दोनों परिवार को करीब लाया जाए। हालांकि उसके मन में अभी भी पैसों का ही लालच था, लेकिन वह दिल से चाहता था कि नारायण और उसके परिवार के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। एक वायरस की वजह से सभी लोग साई के पास आकर दवाई लेने लगते हैं। ये देखकर साई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत ही पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला देता है कि कौवे ने पिंडदान पर खाना नहीं खाया था, इसीलिए मंगल की आत्मा को शांति नहीं मिली और इसी वजह से गांव में ये बीमारी फैल रही है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और टेलर तक पहुंच जाती है, जो खुद इस वायरस फीवर से परेशान था। ये खबर सुनकर उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं मंगल की आत्मा उसकी जान ना ले ले। इसलिए वह बड़बड़ाता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब गांव के बुजुर्ग लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके 11वें दिन उस कौवे को खाना खिलाना पड़ेगा, ताकि मंगल की आत्मा को शांति मिल सके और ये श्राप दूर हो जाए। गांव वाले मिलकर अब पंचायत बुलाते हैं और शाम को नारायण के पास जाकर कहते हैं कि तुमको कल गांव में आना होगा और इसके बाद 11 दिन तक वही रहना होगा। नारायण कहता है, मैं बार बार बेइज्जती करवाने के लिए उस गांव में नहीं जाऊंगा, उन लोगों को तमीज ही नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगती है और संध्या अपनी माँ को चुप करवाते हुए कहती है, चुप हो जाओ माँ, 20 साल से तुम जिस मायके से दूर रही उसका दर्द ये लोग नहीं समझेंगे, इनके लिए इनका घमंड जरूरी है। कल को मेरी भी शादी होगी, अगर मेरा भी पति पापा की तरह हुआ तो वो मुझे भी यहाँ नहीं आने देगा।
ये सुनकर नारायण को एहसास होता है कि संध्या उसको क्या समझाना चाहती है, इसीलिए नारायण आने के लिए हाँ बोल देता है। अब दूसरे दिन पंचायत बैठती है और नारायण भी अपने परिवार के साथ वहां आ जाता है। सरपंच कहता है कि मंगल के बेटे और दामाद ने सबको खाना खिलाया, लेकिन कोई ने खाना नहीं खाया। इससे यही साबित होता है कि मंगल की कोई इच्छा अभी भी अधूरी है और जब तक वह इच्छा पूरी नहीं होती उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद सरपंच कहता है कि हमें मंगल की आखिरी इच्छा के बारे में पता करना होगा और परिवार के सभी लोग 11वें दिन साथ में पिंडदान करेंगे। अगर फिर भी कोआ खाना नहीं खाता तो साई के परिवार को गांव छोड़कर जाना होगा ताकि शराब मिट सके। इस बात पर पूरा गांव राजी हो जाता है, जिसके बाद नारायण फिर से अपने ससुर के घर में रहने लगता है। अब घर के सभी लोग किसी तांत्रिक को बुलाकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मंगल की आखिरी इच्छा क्या थी, पर वो तांत्रिक भी नहीं बता पाता। इसके बाद सभी लोग एक पंडित के पास जाकर पूछते हैं। पंडित पहले सभी को बताता है कि आखिर कोए को पिंडदान का खाना खिलाना क्यों जरूरी है। पंडित कहता है कि सिर्फ कौवे को ही ये वरदान मिला है कि वह अपनी एक आंख से आत्माओं की दुनिया को देखकर उनसे कनेक्शन बना सकता है। इसीलिए जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं तो वह हमारे पूर्वजों को बताता है कि वो खाना आपके घर वाले आपके लिए लाए हैं। लेकिन अगर कौवा खाना नहीं खाता तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं और उनकी कोई इच्छा अधूरी है। पर काफी देर दिमाग लगाने पर भी पंडित जी को भी नहीं पता चलता कि आखिर मंगल की कौन सी आखिरी इच्छा थी। इसके बाद सभी रात को बैठकर मंगल की आखिरी इच्छा के बारे में सलाह कर रहे थे और इस समय साई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने दादा के दोस्त के कान में कहता है, काका, आपने बताया था कि दादाजी चाहते थे साई और नारायण की बेटी की शादी हो जाए, कहीं दादाजी की आखिरी इच्छा यही तो नहीं थी? ये सुनते ही काका का दिमाग घूम जाता है और वह खुद ही खड़े होकर सबसे कहता है, तुम लोगों को शायद याद नहीं, मंगल चाहता था साई की शादी लक्ष्मी की बेटी के साथ हो जाए, ये मंगल की आखिरी इच्छा भी होगी। ये सुनकर नारायण भड़क जाता है और कहता है कि मैं इन लोगों के घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। पर तभी काका कहते हैं कि नारायण, तुम समझदार इंसान हो, जैसे तुम इस घर के दामाद बने और तुम्हें वह मान सम्मान नहीं मिला वैसे तुम इन लोगों के साथ मत करना। तुम आने वाले वक्त में इस घर के बेटे को अपना दामाद बनाकर इनको सिखा सकते हो कि दामाद की सेवा कैसे की जाती है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। ये सुनकर नारायण सोचने लग जाता है और फिर सोच विचार करके दोनों की शादी के लिए मान जाता है। ये सुनकर साई की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसका लालच अब धीरे धीरे कम हो गया और वह रिश्तों की अहमियत को समझ रहा था। अब 9वें दिन गांव के लोग सूरज के साथ मिलकर उसी पेड़ के नीचे मंगल का थान बनाने लगते हैं, जहां मंगल रोज आकर बैठता था। ये देखकर अब सूरज का छोटा भाई सूरज के साथ झगड़ा शुरू कर देता है और वह कहता है, उम्र में बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे। तुम अपने खेत में ये थान बनवाओ, मेरे खेत में क्यों बनवा रहे हो? मैं तो अपने खेत बेचकर वैसे भी शहर में जाने वाला हूँ। ये सुनकर सूरज बहुत निराश होता है और उसे समझाते हुए कहता है कि मैं तो बाबूजी का थान वहीं बनवा रहा हूँ जहाँ वो रोज जाकर बैठते थे। अगर वो जगह तुम्हारे खेत में आ गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब दोनों भाई आपस में खूब कहासुनी करने लगते हैं। तभी मंगल का दोस्त वहां आकर दोनों को चुप कराते हुए बोलता है कि पहले नारायण और सूरज लड़ रहे थे, अब तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे हो। अरे बेवकूफो, अगर तुम्हारे पिताजी को मुक्ति नहीं मिली तो तुम लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये पैसा कुछ भी नहीं होता और किसी काम का नहीं है। असली खुशी तो रिश्तों में होती है। क्या तुम लोगों ने सच्चे दिल से ये जानने की कोशिश की कि आखिर तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा क्या थी? तुम लोग तो सिर्फ आपस में लड़ना जानते हो, किसी को मंगल की तो कोई फिक्र नहीं। सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और इस बात का साई के दिमाग पर गहरा असर होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। साई रात को ही अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के पास जाकर अपने दादाजी को याद करके रोने लगता है और उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि आखिर एक बुजुर्ग के घर में होने का असली महत्व क्या है। इसके बाद उसकी नजर पेड़ पर जाती है जहां पर दादाजी का थैला आज भी लटका हुआ था। साई उस थैले को खोल कर देखता है जिसे दादाजी रोज देखकर मुस्कुराया करते थे। उस थैले में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वह अपनी गलती के बारे में सोचकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोता है कि मैंने अपने दादाजी को कितना गलत बोला। जीते जी कभी उनसे ठीक से बात तक नहीं की और मरने के बाद उन्हें क्या कुछ नहीं बोला। पता नहीं भगवान मुझ जैसे घटिया आदमी को कैसे माफ करेंगे। अब 11वें दिन सभी लोग वहीं इकट्ठा होते हैं और पिंडदान में मंगल की मनपसंद चीजें रखकर कोए का इंतजार करने लगते हैं। और साथ में उस दिन साई एक गाना गाने वाले को भी बुलाता है जो पिंडदान की क्रिया के दौरान दादाजी के मनपसंद गाने गाता है। उन गानों को सुनकर सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। नारायण और सूरज भी एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे के पास आकर रोने लगते हैं और अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। ये सब देखकर साई एक कोने में जाता है और अपने दादाजी के थैले में वह चीज निकाल कर लाता है
जो अभी हमें दिखाई नहीं गई थी, उस थैले से एक तस्वीर निकलती है जिसे देखकर साई रोने लगता है। वो बार बार अपने परिवार की तरफ देखता है और फिर उस तस्वीर को देखकर इमोशनल होता है। उस तस्वीर में असल में एक फोटो थी जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल थे। मंगल रोज खेत में आकर इसी तस्वीर को देखता था और फिर अपने काम को शुरू करता था। अब सारा परिवार समझ जाता है कि आखिर मंगल की अंतिम इच्छा क्या थी। मंगल की शुरू से इच्छा थी कि उसका सारा परिवार एक साथ रहे और वह इस तस्वीर को देखकर रोज मन ही मन दुखी होता था। वह चाहता था कि उसका सारा परिवार फिर से एक साथ हो जाए। इसीलिए अब सभी लोग इकट्ठे होकर उस तस्वीर को प्रणाम करते हैं और अपना अपना सर झुकाते हैं। इसी बीच एक चमत्कार होता है और कुछ कोए वहां पर अपने आप आकर पिंडदान के भोजन को खाने लगते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि परिवार की एकता ही मंगल की आखिरी इच्छा थी। अब पूरी फैमिली उन कोए को प्रणाम करती है और यहीं पर इस खूबसूरत फिल्म का अंत हो जाता है। ये मूवी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।